दोस्तों, एक सीन याद करो। रात का वक्त है, कमरा शांत है, सब सो चुके हैं और तुम अकेले बैठे हो अपने ही दिमाग के साथ। तभी एक सवाल उठता है, मैं ऐसा इंसान कैसे बन गया? कभी तुम साफ ना कह सकते थे, कभी तुम अपनी बात पर खड़े रहते थे, कभी तुम्हें गिल्ट नहीं होता था अपनी जरूरतें रखने में। फिर धीरे धीरे कुछ बदला। कोई एक बड़ा हादसा नहीं हुआ, कोई एक्सप्लोजन नहीं, कोई विलन नहीं, बस छोटे छोटे मोमेंट्स। किसी ने कहा इतना भी मत सोचो, किसी ने कहा सब तुम्हारी गलती है, किसी ने कहा अगर तुम अच्छे होते तो ऐसा नहीं होता, और तुम्हें पता भी नहीं चला, तुम एडजस्ट करना सीख गए। अब सच सुनो, जो इंसान हर बात पर खुद को दोष देता है वो आजाद नहीं होता, वो सबसे आसान टारगेट होता है। माइंड कंट्रोल तब शुरू नहीं होता जब कोई तुम्हें आदेश देता है। माइंड कंट्रोल तब शुरू होता है जब तुम्हें सिखाया जाता है कि सवाल करना गलत है, जब तुम्हें लगता है कि प्रॉब्लम बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। ये ऑडियो बुक तुम्हें कोई टेक्निक नहीं सिखाएगी, ये तुम्हें ये नहीं बताएगी कि लोगों को कैसे कंट्रोल करें। ये तुम्हें वो दिखाएगी जो तुम अवॉइड करते आए हो, तुम्हें कैसे तोड़ा गया, तुम्हें कैसे गिल्ट में रखा गया, और तुम्हें कैसे ये यकीन दिलाया गया कि सब तुम्हारी चॉइस थी। सबसे डरावनी बात, जिन लोगों ने तुम्हें शेप किया उन्हें भी शायद पता नहीं था कि वो ये कर रहे हैं, क्योंकि यही असली माइंड कंट्रोल है जो नॉर्मल लगता है। अगर तुम ये ऑडियो बुक आखिर तक सुनते हो तो तुम बेहतर इंसान नहीं बनोगे, तुम अनकंफर्टेबल बनोगे, तुम ज्यादा सवाल करोगे, और शायद कुछ रिश्ते बदल जाएं, क्योंकि जब इंसान जागता है तो वो पहले जैसा नहीं रह सकता। अब आखिरी सवाल, क्या तुम सच में तैयार हो वो देखने के लिए जो अब तक तुम्हें नहीं दिखाया गया? अगर हां, तो अब पीछे मत हटना। चैप्टर 1, तुम फ्री नहीं हो, बस तुम्हें ऐसा लगता है। एक ईमानदार सवाल है और ज्यादातर लोग इसका जवाब खुद से भी नहीं देते। अगर आज कोई तुमसे पूछे तुम्हारी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले किसने लिए, तो क्या तुम बिना सोचे कह पाओगे मैंने, या फिर तुम्हारा दिमाग नाम ढूंढने लगेगा? क्योंकि सच ये है, हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी चूज नहीं करते, हम बस वही रास्ता पकड़ लेते हैं जो सबसे नॉर्मल लगता है, और फिर उसी रास्ते को अपनी चॉइस मान लेते हैं। 1974 की बात है। अमेरिका में एक लड़की अचानक गायब हो जाती है। नाम पैटी हर्स्ट, अमीर परिवार, पढ़ी लिखी, कॉन्फिडेंट। कुछ हफ्तों बाद वही लड़की एक बैंक रॉबरी में दिखाई देती है। पूरी दुनिया शॉक में थी। कोर्ट में उससे पूछा गया, तुमने ये क्यों किया? उसने बस इतना कहा, ये मेरा फैसला नहीं था। ध्यान दो, उसे हर दिन गन दिखाकर धमकाया नहीं जा रहा था, उसे हर पल मारा नहीं जा रहा था, फिर भी वो बदल चुकी थी। यहां सवाल ये नहीं है कि वो गिल्टी थी या इनोसेंट। असल सवाल ये है, एक इंटेलिजेंट इंसान अपने ही खिलाफ कैसे खड़ा हो जाता है? और इससे भी डरावनी बात, अगर ऐसा उसके साथ हो सकता है तो क्या हमारे साथ नहीं हो सकता? इस किताब के ऑथर डेनियल स्मिथ एक बात बहुत साफ कहते हैं, माइंड कंट्रोल कोई मूवी वाला हिप्नोसिस नहीं है, ये कोई जादू की ट्रिक नहीं है, ये एक धीमी प्रोसेस है। इतनी धीमी कि इंसान को लगता है सब कुछ उसकी मर्जी से हो रहा है। असल माइंड कंट्रोल तभी काम करता है जब इंसान को लगता है कि वो पूरी तरह फ्री है। अब एक अनकंफर्टेबल सच सुनो, हम में से ज्यादातर लोग अपने नाम से नहीं जीते, हम अपनी आइडेंटिटी लेबल से जीते हैं। मैं ऐसा इंसान हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे जैसे लोग ऐसा ही सोचते हैं। ये लाइंस तुम्हारी नहीं होती, ये तुम्हें दी जाती हैं, और यहीं से आइडेंटिटी का पहला क्रैक शुरू होता है। ऑफिस का एक सिंपल सीन सोचो, तुम थके हुए हो, एक्स्ट्रा काम नहीं लेना चाहते, लेकिन कोई बोल देता है तुम तो रिस्पॉन्सिबल हो, तुम टीम प्लेयर हो, और बस तुम हां बोल देते हो। किसी ने तुम्हें मजबूर नहीं किया, किसी ने धमकाया नहीं, बस तुम्हारी आइडेंटिटी को छुआ गया। रिस्पॉन्सिबल इंसान ना कैसे कहेगा? साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट जे लाइफ्टन, जिन्होंने ब्रेन वॉशिंग पर रिसर्च की, उन्होंने पाया
पहले इंसान को यह महसूस कराया जाता है कि वो जैसा है वो इनफ नहीं है। फिर उसे बताया जाता है कि अच्छा इंसान बनने का रास्ता क्या है। चॉइस उसकी लगती है, लेकिन रास्ता पहले से तय होता है। अब रिलेशनशिप का एक एग्जाम्पल लेते हैं। कभी किसी ने तुमसे कहा है, अगर तुम सच में केयर करते तो ऐसा नहीं करते। ये आर्ग्यूमेंट नहीं है, ये आइडेंटिटी वर्डिक्ट है। धीरे धीरे तुम सोचने लगते हो, शायद प्रॉब्लम मुझ में ही है। और जिस इंसान को खुद पर शक हो जाए उसे कंट्रोल करना सबसे आसान होता है। अब यहां गिल्ट एंटर करता है। डैनियल स्मिथ लिखते हैं, गिल्ट एक इमोशनल लीश है जिसे इंसान खुद पकड़कर चलता है। सोचो, कितनी बार तुमने कहा है, मुझसे ही गलती हुई होगी, अगर मैं बेहतर होता। ये सेंटेंसेस ह्यूमिलिटी नहीं है, ये कंट्रोल है। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर जॉर्ज के साइमन कहते हैं, मैनिपुलेटिव लोग तुम्हें ये नहीं कहते कि वो गलत हैं, वो तुम्हें ये महसूस कराते हैं कि तुम गलत हो। और जब इंसान खुद को दोषी मान ले तो उसे झुकाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो पहले से झुका होता है। सबसे खतरनाक पल वो नहीं होता जब कोई तुम्हें इंसल्ट करता है, सबसे खतरनाक पल वो होता है जब तुम खुद से कहना शुरू कर देते हो, शायद वो सही कह रहे हैं। यहीं फ्रीडम खत्म नहीं होती, बस सो जाती है। अब आखिरी सवाल, क्या तुम गिल्ट इसलिए पकड़े हुए हो क्योंकि तुम सच में गलत हो, या इसलिए क्योंकि गिल्ट छोड़ने का मतलब होगा कुछ रिश्ते, कुछ रोल्स और कुछ झूठी शांति खो देना? कई बार हम कंट्रोल इसलिए स्वीकार करते हैं क्योंकि कंट्रोल जिम्मेदारी से आसान लगता है। क्योंकि अगर तुम मान लो कि तुम्हें मैनिपुलेट किया गया तो तुम्हें जागना पड़ेगा, और जागना सबसे अनकंफर्टेबल काम होता है। अभी हमने सिर्फ पहला स्टेप देखा है, आइडेंटिटी और गिल्ट, लेकिन अगला सवाल और भी खतरनाक है, ये सब करता कौन है और कैसे वो तुम्हें ये महसूस कराता है कि वो तुम्हारे भले के लिए है। अगले चैप्टर में हम उन एग्जैक्ट पैटर्न्स की बात करेंगे जो केयर जैसे दिखते हैं लेकिन असल में कंट्रोल होते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आसपास सब इंटेंशंस अच्छे हैं तो अगला चैप्टर तुम्हें सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करेगा। चैप्टर 2, केयर के नाम पे कंट्रोल। अगर कोई इंसान तुम्हें चोट पहुंचाना चाहता है तो वो सीधे दुश्मन बनकर नहीं आता, वो सबसे पहले तुम्हारी केयर करता है। यही बात इस चैप्टर को सबसे ज्यादा डेंजरस बनाती है। एक सवाल है, जिंदगी में सबसे ज्यादा असर किन लोगों की बातों का पड़ा है? जो तुम्हें हेट करते थे या जो कहते थे मैं तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूं? ज्यादातर लोग दूसरा नाम लेंगे। इस किताब में डैनियल स्मिथ एक अनकंफर्टेबल सच लिखते हैं, द मोस्ट इफेक्टिव कंट्रोल नेवर फील्स लाइक कंट्रोल, इट फील्स लाइक प्रोटेक्शन। मतलब, जो तुम्हें बांधता है वो रस्सी नहीं होती, वो कंसर्न होता है। अब एक रियल लाइफ पैटर्न देखो। कभी किसी ने तुमसे कहा है, मैं बस तुम्हारी चिंता करता हूं, मैं नहीं चाहता तुम्हें हर्ट लगे, मैं जानता हूं दुनिया कैसी है। ये सेंटेंसेस सुनने में सॉफ्ट लगते हैं, लेकिन इनके पीछे एक साइलेंट मैसेज छुपा होता है, तुम खुद डिसाइड करने के काबिल नहीं हो। यहीं से कंट्रोल का दूसरा फेज शुरू होता है। पहले तुम्हारी आइडेंटिटी तोड़ी गई, अब तुम्हारे फैसलों पर शैडो डाली जा रही है। साइकोलॉजिस्ट एरिक फ्रॉम अपनी फेमस बुक एस्केप फ्रॉम फ्रीडम में कहते हैं, जब इंसान आजादी से डरता है तो वो किसी ऐसे इंसान को ढूंढता है जो उसके लिए डिसाइड करे, और वही इंसान धीरे धीरे अथॉरिटी बन जाता है। अब रिलेशनशिप का एग्जाम्पल लो। शुरुआत कैसी होती है? मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, तुम अलग हो, सेफ हो, बाकी लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे। अच्छा लगता है ना? लेकिन फिर सेंटेंसेस बदलते हैं, तुम्हें उनसे बात करने की जरूरत नहीं, वो तुम्हारे लेवल के नहीं हैं, मैं बस तुम्हें बचाना चाहता हूं। ध्यान दो, ये जेलसी नहीं है, ये डिपेंडेंसी डिजाइन है। वर्कप्लेस में यही पैटर्न और भी सटल होता है। बॉस बोलता है, मैं तुम्हें पुश कर रहा हूं क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन बाउंड्रीज क्लियर नहीं होती, टाइम तुम्हारा नहीं रहता, एनर्जी तुम्हारी नहीं रहती, और फिर एक दिन तुम थक जाते हो, तभी वो बोलता है, इतना स्ट्रेस क्यों लेते हो?
हम तो फैमिली हैं। फैमिली सवाल नहीं करती, फैमिली सैक्रिफाइस करती है। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर जॉर्ज के साइमन इसे कहते हैं बेनेवोलेंट मैनिपुलेशन, मतलब कंट्रोल जो अच्छे इंटेंशंस में लिपटा होता है। इसमें कोई चिल्लाता नहीं, कोई धमकाता नहीं, बस तुम्हें यह फील कराया जाता है कि अगर तुम डिसएग्री करोगे तो तुम अनग्रेटफुल हो जाओगे। अब एक डेंजरस ट्रुथ सुनो, कंट्रोल कभी फोर्स से नहीं टिकता, वो कंसेंट से टिकता है। और कंसेंट तब मिलता है जब इंसान ये मान ले कि सामने वाला बेहतर जानता है। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुमने कभी अपना इंस्टिंक्ट इग्नोर किया है सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने कहा ट्रस्ट मी? क्या तुमने कभी कुछ छोड़ दिया, कुछ रोका, कुछ नहीं बोला, सिर्फ इसीलिए कि किसी को बुरा ना लगे? अगर हां, तो समझ लो केयर अपना काम कर चुकी है। डैनियल स्मिथ यहां एक लाइन लिखते हैं जो ऑलमोस्ट वार्निंग जैसी है। द मोमेंट समवन स्टार्ट्स डिसाइडिंग व्हाट्स बेस्ट फॉर यू, you've already stepped out of control। मतलब जब तुम्हारे लिए बेस्ट कोई और तय करने लगे तब तुम्हारी आजादी कागज पर ही बचती है। सबसे डरावनी बात यह नहीं है कि लोग तुम्हें कंट्रोल करते हैं, सबसे डरावनी बात यह है कि वो ये सब बिना बुरे इंसान बने कर लेते हैं और इसलिए उन्हें पहचानना इतना मुश्किल होता है। अब यहां स्टोरी रुकती नहीं, यहां और गहरी होती है, क्योंकि अगला स्टेप सिर्फ केयर नहीं होता, अगला स्टेप होता है आइसोलेशन। तुम्हें धीरे धीरे दूसरी आवाजों से दूर किया जाता है ताकि जो भी तुम सुनो वही सच लगे जो तुम्हें सुनाया जा रहा है। अगर तुम्हें लगता है कि आइसोलेशन सिर्फ एक्सट्रीम केसेस में होता है, तो अगला चैप्टर तुम्हें दिखाएगा कि नॉर्मल जिंदगी में यह कितनी आसानी से होता है। चैप्टर 3, आइसोलेशन। अगर कोई तुम्हें सच में कंट्रोल करना चाहता है तो वो तुम्हें केज में बंद नहीं करेगा, वो बस ये करेगा, तुम्हें अकेला कर देगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। आइसोलेशन का मतलब अकेले रहना नहीं होता, आइसोलेशन का मतलब होता है बाकी आवाजों का धीरे धीरे गायब हो जाना। एक सवाल है, तुम्हारे लाइफ में ऐसे कितने लोग हैं जो तुम्हें बिना डर के सच बोल सकें, जो तुम्हारे फैसलों से डिसएग्री कर सकें और फिर भी तुम्हारे साथ रहें? अगर जवाब कम है तो समझो ये चैप्टर तुम्हारे लिए है। डैनियल स्मिथ इस किताब में लिखते हैं, आइसोलेशन इज नेवर सडन, इट्स ऑलवेज लॉजिकल। मतलब कोई तुम्हें अचानक नहीं कहता सबसे दूर हो जाओ, पहले वो तुम्हें रीजन देता है। शुरुआत हमेशा केयर से होती है। वो लोग तुम्हें समझते नहीं, तुम उनके जैसे नहीं हो, मैं बस तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूं। ये बातें सुनने में कंफर्टिंग लगती हैं, लेकिन हर सेंटेंस के पीछे एक साइलेंट मैसेज छुपा होता है, बाकी सब गलत हैं। और जब बाकी सब गलत हो जाते हैं तो सच सिर्फ एक जगह बचता है। रिलेशनशिप का एग्जाम्पल लो। पहले कहा जाता है तुम्हारे फ्रेंड्स नेगेटिव हैं, वो जेलस हैं, वो हमें तोड़ना चाहते हैं। फिर धीरे धीरे मीटिंग्स कम हो जाती हैं, कॉल्स शॉर्ट हो जाती हैं, इनविटेशंस अवॉइड होने लगती हैं और एक दिन तुम नोटिस करते हो तुम्हारी दुनिया एक इंसान तक सिमट चुकी है। वर्क प्लेस में आइसोलेशन और भी साफ दिखता है। बॉस कहता है बाकी लोग तुम्हें स्लो कर देंगे, तुम अलग लीग में हो, डायरेक्ट मुझसे ही बात किया करो। पहले स्पेशल लगता है, चोजन लगता है, लेकिन फिर टीम से डिस्टेंस, फीडबैक गायब, ऑल्टरनेट व्यूज खत्म। और जब प्रेशर बढ़ता है तुम्हारे पास कंपेयर करने के लिए कोई और रियलिटी नहीं बचती। साइकोलॉजिस्ट फिलिप जिम्बार्डो, जिन्होंने स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने पाया जब इंसान को एक ही नैरेटिव बार बार सुनाया जाए और ऑल्टरनेटिव व्यूज हटा दिए जाए तो नॉर्मल इंसान भी असामान्य डिसीजंस लेने लगता है। आइसोलेशन रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर देता है। अब एक अनकंफर्टेबल सच, आइसोलेशन का सबसे इफेक्टिव वर्जन बाहर से नहीं आता, वो अंदर से बिल्ड होता है। तुम खुद कहना शुरू कर देते हो कोई मुझे नहीं समझेगा, एक्सप्लेन करने का क्या फायदा, बेटर है चुप रहना। यहीं कंट्रोल कंप्लीट होता है। डैनियल स्मिथ यहां एक शार्प लाइन लिखते हैं, द मोमेंट समवन बिकम्स योर ओनली मिरर, यू लूज योर रियल रिफ्लेक्शन। मतलब
जब तुम्हें खुद को देखने के लिए सिर्फ एक ही इंसान चाहिए, तब तुम खुद को नहीं देख रहे, तब तुम वही बन रहे हो जो तुम्हें दिखाया जा रहा है। सबसे डेंजरस बात यह नहीं है कि तुम अकेले हो, सबसे डेंजरस बात यह है कि तुम्हें लगता है मुझे किसी और की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यहीं से कंट्रोल इनविजिबल हो जाता है। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम्हारी जिंदगी में ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर तुम किसी से बात नहीं करते? ऐसे डिसीजंस जो सिर्फ समझौते बन गए हैं? अगर हां, तो ये कोइंसिडेंस नहीं है। आइसोलेशन हमेशा साइलेंस से पहचानी जाती है। साइकोलॉजिस्ट एरिक फ्रॉम कहते हैं, जब इंसान अकेला पड़ता है तो वो सच नहीं ढूंढता, वो सुरक्षा ढूंढता है, और जो सुरक्षा देता है वही अथॉरिटी बन जाता है। अब ध्यान दो, आइसोलेशन का मकसद तुम्हें दुखी करना नहीं है। आइसोलेशन का मकसद है तुम्हारे ऑप्शंस कम करना, ताकि जो भी तुम्हें बताया जाए वही सबसे सही लगे। अब यहां से कंट्रोल अगले लेवल में जाता है, क्योंकि जब दूसरी आवाजें नहीं बचती तो अगला स्टेप होता है तुम्हारी रियलिटी को रीराइट करना, और यही कहलाता है गैसलाइटिंग। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपनी मेमोरी पर पूरा भरोसा करते हो, तो अगला चैप्टर उसी भरोसे को सबसे पहले तोड़ेगा। चैप्टर 4, गैसलाइटिंग। एक पल के लिए रुककर सोचो, जिंदगी में ऐसा कितनी बार हुआ है जब तुम्हें पूरा यकीन था कि कुछ गलत हुआ है, लेकिन सामने वाले ने इतनी आसानी से कह दिया, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। और कुछ देर बाद तुम खुद से पूछने लगे, शायद मैं ही गलत हूं। यहीं से गैसलाइटिंग शुरू होती है। गैसलाइटिंग का मतलब झूठ बोलना नहीं होता। गैसलाइटिंग का मतलब होता है तुम्हें अपने सच पर ही शक करवा देना। इस शब्द की शुरुआत 1944 की एक मूवी से हुई थी, गैसलाइट। कहानी में एक आदमी अपनी पत्नी के आसपास की चीजें बदलता है, लाइट्स डिम करता है, आवाजें पैदा करता है, और जब पत्नी सवाल करती है तो वो शांति से कहता है, तुम्हें भ्रम हो रहा है। धीरे धीरे पत्नी अपने दिमाग पर भरोसा खो देती है। ये मूवी थी, लेकिन आज ये टेक्निक रियल लाइफ में हर जगह इस्तेमाल होती है। डेनियल स्मिथ इस किताब में लिखते हैं, गैसलाइटिंग वर्क्स बेस्ट व्हेन द विक्टिम ट्रस्ट्स द सोर्स। मतलब, अगर सामने वाला स्ट्रेंजर हो तो गैसलाइटिंग फेल हो जाएगी। ये टेक्निक सिर्फ उन्हीं पर काम करती है जिन पर तुम भरोसा करते हो। रिलेशनशिप का एग्जाम्पल लो। तुम कहते हो, कल तुमने वो बात कही थी। वो जवाब देता है, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। तुम इंसिस्ट करते हो। वो मुस्कुरा देता है, तुम्हें याददाश्त की प्रॉब्लम है। ये डिबेट नहीं है, ये मेमोरी अटैक है। वर्क प्लेस में यही पैटर्न और भी डेंजरस हो जाता है। बॉस कहता है, मैंने तुमसे ऐसा करने को कहा ही नहीं। ईमेल्स गायब, वर्ड्स ट्विस्ट, मीटिंग्स याद नहीं, और धीरे धीरे तुम प्रूफ कलेक्ट करना शुरू कर देते हो। इसलिए नहीं कि तुम लायर हो, बल्कि इसलिए कि तुम खुद पर भरोसा खो रहे हो। साइकोलॉजिस्ट रॉबिन स्टर्न, जो गैसलाइटिंग पर रिसर्च करती हैं, कहती हैं, गैसलाइटिंग का मकसद तुम्हें कंफ्यूज करना नहीं है। गैसलाइटिंग का मकसद है तुम्हें डिपेंडेंट बनाना। जब तुम्हें अपने जजमेंट पर भरोसा नहीं रहता, तो तुम जजमेंट उधार लेने लगते हो। अब एक अनकंफर्टेबल सच, गैसलाइटिंग तभी काम करती है जब इंसान अंदर से ऑलरेडी इनसिक्योर हो, और ये इनसिक्योरिटी पिछले चैप्टर्स में धीरे धीरे बिल्ड की गई थी। पहले आइडेंटिटी तोड़ी गई, फिर गिल्ट डाली गई, फिर आइसोलेशन बनाई गई। अब आखिरी स्टेप था तुम्हारी रियलिटी को रीराइट करना। डेनियल स्मिथ इसे कहते हैं परसेप्शन ओवरराइड। मतलब, तुम जो देखते हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो तुम्हें बताया जाता है कि तुमने देखा। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुमने कभी अपनी फीलिंग्स को इग्नोर किया है सिर्फ इसीलिए किसी ने कहा तुम ज्यादा सेंसिटिव हो? क्या तुमने कभी अपनी यादों को दबाया है क्योंकि किसी ने कहा तुम चीजों को बढ़ा चढ़ा कर देखते हो? अगर हां, तो समझो गैसलाइटिंग ने अपना काम शुरू कर दिया था। सबसे खतरनाक पल वो नहीं होता जब कोई तुम्हें झूठा साबित करता है। सबसे खतरनाक पल वो होता है जब तुम खुद कहना शुरू कर देते हो, मुझे याद ही ठीक से नहीं।
शायद मैं ही गलत सोच रहा हूं। यहीं पर तुम्हारी रियलिटी तुमसे छीन ली जाती है। साइकोलॉजिस्ट जॉर्ज ऑरवेल, भले फिक्शन में लिखा हो, लेकिन एक लाइन हमेशा सच रहेगी। द मोस्ट इफेक्टिव वे टू डिस्ट्रॉय पीपल इज टू डिनाई एंड ऑब्लिटरेट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री। जब तुम्हारी यादें अनरिलायबल बन जाती हैं, तो तुम्हारा पास्ट भी तुम्हारा नहीं रहता। अब यहां एक हार्श ट्रूथ सुनो। गैसलाइटिंग का एंड गोल तुम्हें पागल बनाना नहीं है। गैसलाइटिंग का एंड गोल है तुम्हें क्वाइट बनाना। एक ऐसा इंसान जो सवाल नहीं करता, जो आर्ग्यू नहीं करता, जो बस एडजस्ट करता है। अब सोचो, अगर तुम्हारी आइडेंटिटी तय हो चुकी है, गिल्ट तुम्हारे अंदर बैठ चुकी है, बाकी आवाजें गायब हो चुकी हैं, और अब तुम्हें अपने दिमाग पर भी भरोसा नहीं है, तो बचता क्या है? बस एक चीज, कंट्रोल कंप्लीट। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके बाद एक आखिरी ट्रैप आता है, जहां तुम्हें पेन और रिलीफ दोनों एक ही इंसान से मिलते हैं, और वही लूप तुम्हें छोड़ने नहीं देता। इसे कहते हैं फियर रिवॉर्ड लूप। अगर तुम्हें लगता है कि तुम चाहो तो कभी भी बाहर निकल सकते हो, तो अगला चैप्टर तुम्हें दिखाएगा क्यों ज्यादातर लोग कभी निकल ही नहीं पाते। सुनते रहो। अब तक अगर तुम ध्यान से सुन रहे हो तो एक सवाल जरूर उठा होगा, अगर सब इतना साफ है, अगर मैनिपुलेशन इतना ऑब्वियस है, तो लोग बाहर क्यों नहीं निकल जाते? क्यों इंटेलिजेंट लोग भी गलत रिश्तों में, टॉक्सिक वर्क प्लेसेस में और हार्मफुल सिचुएशंस में सालों तक फंसे रहते हैं? इसका जवाब डर नहीं है, इसका जवाब है फियर रिवॉर्ड लूप। फियर रिवॉर्ड लूप का मतलब लगातार डर में रहना नहीं होता। इसका मतलब होता है डर और राहत का बार बार बदलता हुआ खेल, और यही इसे एडिक्टिव बनाता है। एक रियल लाइफ पैटर्न सोचो। कभी कोई तुम्हें इग्नोर करता है, कोल्ड हो जाता है, डिस्टेंस बना लेता है, तुम बेचैन हो जाते हो, तुम सोचते हो क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? फिर अचानक वही इंसान वापस नॉर्मल हो जाता है, केयर करता है, स्माइल करता है, थोड़ा अटेंशन देता है, और उस एक पल में तुम्हें रिलीफ महसूस होता है। ध्यान दो, वो खुशी नहीं होती, वो दर्द से छुटकारा होता है, और दिमाग दोनों में फर्क नहीं करता। डैनियल स्मिथ इस किताब में लिखते हैं, द ब्रेन डजंट चेस हैप्पीनेस, इट चेसेस रिलीफ। मतलब इंसान अच्छा महसूस करने के लिए नहीं, बुरा महसूस होना बंद करने के लिए रुक जाता है। साइकोलॉजी इसे कहती है इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। यही प्रिंसिपल कैसीनोज, गैम्बलिंग और सोशल मीडिया एडिक्शन में इस्तेमाल होता है। रिवॉर्ड हर बार नहीं मिलता, लेकिन जब मिलता है तो दिमाग कहता है अगली बार फिर मिलेगा। रिलेशनशिप का एग्जाम्पल लो। जब सब ठीक होता है तो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता, लेकिन जब सब खराब होता है तो बहुत ज्यादा खराब होता है। फिर एक दिन वो इंसान अचानक बोलता है, सॉरी, मैं बदलने की कोशिश कर रहा हूं, और वो एक सेंटेंस पिछले हफ्तों के पेन को मोमेंटरीली इरेज कर देता है। तुम सोचते हो शायद अब सब ठीक हो जाएगा। यही लूप है। वर्कप्लेस में ये और भी सटल होता है। बॉस पहले प्रेशर डालता है, क्रिटिसिज्म करता है, थ्रेट देता है, तुम एंग्शियस हो जाते हो, फिर अचानक एक दिन तारीफ कर देता है, गुड जॉब, मैं तुम पर भरोसा करता हूं, और तुम्हारा दिमाग कहता है देखा, मेहनत काम आई। जबकि सच ये है तुम रिवॉर्ड नहीं पा रहे, तुम बस पनिशमेंट से टेम्पररी बाहर आए हो। साइकोलॉजिस्ट B.F. स्किनर, जिन्होंने बिहेवियर कंडीशनिंग पर काम किया, उन्होंने दिखाया जो रिवॉर्ड अनप्रेडिक्टेबल होता है वो बिहेवियर को सबसे मजबूती से बांधता है। फियर रिवॉर्ड लूप इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। अब एक अनकंफर्टेबल सच, अगर सिर्फ डर होता तो इंसान भाग जाता, अगर सिर्फ रिवॉर्ड होता तो इंसान बोर्ड हो जाता, लेकिन जब दोनों मिक्स हो जाते हैं तो इंसान फंस जाता है। अब खुद से एक ईमानदार सवाल पूछो, क्या तुम कभी सिर्फ इस उम्मीद में रुके हो कि अच्छे दिन फिर आएंगे? क्या तुमने कभी खुद से कहा है बस थोड़ा और सह लूं? अगर हां, तो समझो लूप काम कर रहा है। डैनियल स्मिथ यहां एक वार्निंग देते हैं, द मोस्ट डेंजरस प्रिजन इज होप गिवन एट द रॉन्ग टाइम। गलत समय पर दी गई उम्मीद इंसान को सबसे ज्यादा बांधती है। सबसे बड़ा इल्यूजन ये है, मैं चाहूं तो निकल सकता हूं, लेकिन सच ये है फियर रिवॉर्ड
लूप डिसीजन लेने की एनर्जी खुद ही खा जाता है। तुम थके रहते हो, कंफ्यूज्ड रहते हो और हर बार सोचते हो अभी नहीं, जब हालात थोड़े ठीक हों। अब ध्यान दो, लूप का आखिरी स्टेज सबसे साइलेंट होता है। तुम लड़ना बंद कर देते हो, सवाल करना बंद कर देते हो, तुम बस वेट करते हो अगले रिवॉर्ड के लिए। और यही वो पल होता है जहां कंट्रोल कंप्लीट हो जाता है। अब एक आखिरी सवाल, अगर तुम्हें पेन और रिलीफ दोनों एक ही जगह से मिल रहे हों तो तुम बाहर कैसे निकलोगे? यही वजह है कि ज्यादातर लोग छोड़ नहीं पाते। इसलिए नहीं कि वो कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि उनका दिमाग ट्रेन कर दिया गया है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अगला चैप्टर सबसे अनकंफर्टेबल सवाल उठाएगा। जब सब कुछ इतना साफ है, फिर भी लोग क्यों डिफेंड करते हैं उसी सिस्टम को जो उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है? अगला चैप्टर बताएगा Why people don't leave even when they know। चैप्टर 6, ब्रेकिंग पॉइंट। अब तक एक सवाल तुम्हारे दिमाग में घूम रहा होगा, अगर कंट्रोल इतना साफ है, अगर डैमेज इतना ऑब्वियस है, तो लोग छोड़ क्यों नहीं देते? क्यों इंटेलिजेंट, अवेयर लोग भी सालों तक उसी सिचुएशन में फंसे रहते हैं जो उन्हें तोड़ रही होती है? सच सुनो, लोग इसलिए नहीं रुकते क्योंकि वो कमजोर हैं। लोग इसलिए रुकते हैं क्योंकि छोड़ना अब ऑप्शन जैसा लगता ही नहीं। ब्रेकिंग पॉइंट कोई एक मोमेंट नहीं होता, वो एक स्लो रियलाइजेशन होता है जो कभी पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि उससे पहले दिमाग बहुत कुछ खोने लगता है। डैनियल स्मिथ इस किताब में लिखते हैं, पीपल डोंट स्टे बिकॉज ऑफ पेन, दे स्टे बिकॉज लीविंग फील्स मोर पेनफुल। मतलब दर्द फैमिलियर हो जाता है, लेकिन बाहर की दुनिया अननोन लगने लगती है। अब एक अनकंफर्टेबल सच, जब कोई इंसान लंबे समय तक कंट्रोल में रहता है तो उसका दिमाग खुद को बचाने के लिए स्टोरी बनाना शुरू कर देता है। स्टोरीज जैसे, इतना भी बुरा नहीं है, हर जगह प्रॉब्लम्स होती हैं, कम से कम ये सेफ है, ये लॉजिक नहीं है, ये सर्वाइवल मैकेनिज्म है। साइकोलॉजिस्ट लियोन फेस्टिंगर इसे कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। जब रियलिटी पेनफुल होती है और डिसीजन बदलना मुश्किल, तो दिमाग रियलिटी को ही रीराइट कर देता है ताकि इंसान खुद को कमजोर महसूस न करे। तुम जानते हो कि रिस्पेक्ट नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, फिर भी तुम कहते हो उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। ध्यान दो, ये प्यार नहीं बोल रहा, ये इन्वेस्टमेंट बोल रहा है। जितना ज्यादा टाइम, इमोशन, सैक्रिफाइस, उतना ज्यादा छोड़ना मुश्किल। वर्क प्लेस में भी वही पैटर्न। तुम जानते हो कि जॉब तुम्हें ड्रेन कर रही है, लेकिन तुम सोचते हो इतने साल दे दिए, अब निकलूंगा तो सब बेकार हो जाएगा। साइकोलॉजी इसे कहती है संक कॉस्ट फैलेसी। जो खो चुका है वही तुम्हें बांध कर रखता है। अब एक हार्श ट्रूथ, ब्रेकिंग पॉइंट तब नहीं आता जब दर्द ज्यादा हो। ब्रेकिंग पॉइंट तब आता है जब इंसान को यह एहसास हो, मैं खुद को खो रहा हूं। लेकिन यहां प्रॉब्लम है, कंट्रोल सिस्टम्स इस रियलाइजेशन को डिले करने में एक्सपर्ट होते हैं। गैसलाइटिंग ने तुम्हें खुद पर शक करना सिखा दिया, आइसोलेशन ने तुम्हें अकेला कर दिया, फेयर रिवार्डर लूप ने तुम्हें थका दिया। अब बचा क्या? एनर्जी नहीं, क्लैरिटी नहीं, और बिना क्लैरिटी के कोई डिसीजन नहीं लिया जाता। डैनियल स्मिथ यहां एक लाइन लिखते हैं जो ऑलमोस्ट क्रूअल लगती है, बाय द टाइम पीपल रियलाइज दे आर ट्रैप्ड, दे नो लॉन्गर ट्रस्ट देमसेल्व्स टू एस्केप। मतलब जेल का दरवाजा खुला भी हो तो भी इंसान बाहर नहीं जाता, क्योंकि उसे भरोसा नहीं कि बाहर वो सरवाइव कर पाएगा। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुमने कभी अपने फ्यूचर को इतना छोटा कर लिया है कि लीविंग इम्पॉसिबल लगने लगे? क्या तुमने कभी खुद से कहा है मेरे बस का नहीं है? अगर हां, तो समझो ब्रेकिंग पॉइंट पास था, लेकिन तुमने उसे इग्नोर किया। सबसे डेंजरस लाई जो इंसान खुद से बोलता है वो ये है, मैं अभी तैयार नहीं हूं। सच ये है, तैयारी कभी पूरी नहीं होती, बस करेज चाहिए होती है, और करेज कंट्रोल सिस्टम्स सबसे पहले खत्म करते हैं। अब यहां गिल्ट वापस आता है। तुम सोचते हो अगर मैं गया तो वो टूट जाएगा, मैं सेल्फिश हो जाऊंगा। लेकिन डैनियल स्मिथ साफ कहते हैं
गिल्ट इज द लास्ट चेन, नॉट लव। जिस दिन तुम ये मान लेते हो कि तुम्हारा पेन भी मायने रखता है, उसी दिन कंट्रोल हिलने लगता है। लेकिन यहां भी ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर निकलने का मतलब है अपनी पुरानी आइडेंटिटी छोड़ना, अपनी गलतियां एक्सेप्ट करना, और सबसे पेनफुल, ये मानना कि तुम्हें मैनिपुलेट किया गया। और ईगो ये सच आसानी से एक्सेप्ट नहीं करता। अब आखिरी सवाल, अगर तुम सच जानते हो फिर भी नहीं निकल रहे, तो क्या तुम फंसे हुए हो या तुम खुद को अब भी बचाने की कोशिश कर रहे हो? यही चैप्टर 6 का सच है। लोग इसलिए नहीं रुकते क्योंकि वो देख नहीं पा रहे। लोग इसलिए रुकते हैं क्योंकि देखने के बाद कुछ करना पड़ता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अगला चैप्टर सबसे डिस्टर्बिंग होगा। जब इंसान उसी सिस्टम को डिफेंड करने लगता है जो उसे नुकसान पहुंचा रहा है। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं आइडेंटिफिकेशन विद द कंट्रोलर। अगर तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, तो अगला चैप्टर सबसे पहले इसी इल्यूजन को तोड़ेगा। चैप्टर 7, आइडेंटिफिकेशन विद द कंट्रोलर। एक अजीब सवाल है, क्या कभी तुमने किसी ऐसे इंसान को डिफेंड किया है जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा चोट लगी हो? अगर जवाब हां है, तो समझो ये चैप्टर तुम्हारे लिए है। स्टॉकहोल्म सिंड्रोम का नाम एक हॉस्टेज केस से आया था, जहां विक्टिम्स धीरे धीरे अपने कैप्टर के लिए सिंपैथी महसूस करने लगे। दुनिया को ये इरेशनल लगा, लेकिन साइकोलॉजी के लिए ये सबसे लॉजिकल रिएक्शन था। डैनियल स्मिथ इस किताब में लिखते हैं, द फाइनल स्टेज ऑफ कंट्रोल इज नॉट ओबीडियंस, इट इज लॉयल्टी। मतलब जब इंसान सिर्फ मानता नहीं बल्कि प्रोटेक्ट करने लगता है, तब कंट्रोल कंप्लीट होता है। अब एक अनकंफर्टेबल सच, कोई भी इंसान अपने आप को विक्टिम मानना नहीं चाहता। विक्टिम होने का मतलब होता है कमजोर होना, गलत जजमेंट लेना, और सबसे पेनफुल, धोखा खाना। ईगो इस सच को एक्सेप्ट नहीं करता, तो दिमाग क्या करता है? वो कहानी बदल देता है। अब रिलेशनशिप का एग्जाम्पल लो। तुम कहते हो वो बुरा इंसान नहीं है, उसका बचपन टफ था, वो ऐसा जानबूझकर नहीं करता। ध्यान दो, ये एक्सक्यूजेस उसके लिए नहीं है, ये तुम्हारे ईगो को बचाने के लिए हैं। क्योंकि अगर तुम मान लो कि वो टॉक्सिक था, तो तुम्हें यह भी मानना पड़ेगा कि तुम रुके क्यों। वर्क प्लेस में यही पैटर्न और साफ दिखता है। बॉस अब्यूसिव है, प्रेशर अनफेयर है, फिर भी तुम कहते हो वो स्ट्रिक्ट है, गलत नहीं, उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर वो ना होता तो मैं यहां ना होता। ये ग्रैटिट्यूड नहीं है, ये रैशनलाइजेशन है। साइकोलॉजिस्ट एना फ्रॉइड इसे कहती हैं आइडेंटिफिकेशन विद द एग्रेसर। जब इंसान को खुद को बचाने का रास्ता नहीं दिखता, तो वो एग्रेसर जैसा सोचने लगता है ताकि पेन कम लगे। अब एक डेंजरस शिफ्ट होता है। तुम सिर्फ डिफेंड नहीं करते, तुम रेप्लिकेट करने लगते हो। वही टोन, वही लॉजिक, वही कोल्डनेस, तुम वही बातें बोलते हो जो कभी तुम्हें चुभी थीं। और यहीं कंट्रोल नेक्स्ट जनरेशन में पास हो जाता है। डैनियल स्मिथ इसे कहते हैं कंट्रोल सर्वाइव्स बेस्ट व्हेन इट लर्न्स टू स्पीक थ्रू द विक्टिम। मतलब अब कंट्रोलर को बोलने की जरूरत नहीं, तुम खुद बोलते हो। अब खुद से एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछो, क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुमने किसी और से वही कहा जो कभी तुम्हें तोड़ गया था? लाइफ अनफेयर है, इमोशंस प्रैक्टिकल नहीं होते, तुम ज्यादा सोच रहे हो। अगर हां, तो समझो ये सिर्फ ओपिनियन नहीं है, ये बोरोड माइंडसेट है। सबसे डिस्टर्बिंग बात यह नहीं है कि तुम डिफेंड करते हो, सबसे डिस्टर्बिंग बात यह है कि तुम इसे सही मानने लगते हो, क्योंकि इससे तुम्हें एक फेक सेंस ऑफ कंट्रोल मिलता है। मैं विक्टिम नहीं हूं, मैं स्ट्रांग हूं, मैं समझ गया था। लेकिन सच ये है, तुम हील नहीं हुए, तुम हार्डन हो गए। साइकोलॉजिस्ट कार्ल युंग ने कहा था, until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate. जब borrowed beliefs तुम्हारी पर्सनैलिटी बन जाते हैं, तो तुम उसे डेस्टिनी समझ लेते हो। अब यहां ऑडियो बुक का टोन बदलता है। यहां ब्लेम नहीं है, यहां शेम भी नहीं है, यहां सिर्फ क्लैरिटी है। तुम बुरे नहीं हो,
तुम वीक भी नहीं हो, तुम बस एक सिस्टम से निकले हो जो तुम्हें अपने जैसा बना गया। अब आखिरी सवाल, अगर तुम आज भी उस सिस्टम को जस्टिफाई कर रहे हो जो तुम्हें तोड़ चुका है, तो क्या तुम बाहर आ चुके हो या तुम बस किरदार बदलकर उसी कहानी में हो? यही चैप्टर 7 का सच है। कंट्रोल तब खत्म नहीं होता जब तुम निकलते हो, कंट्रोल तब खत्म होता है जब तुम उसे पहचान लेते हो। अब सिर्फ एक चैप्टर बचा है, और वो चैप्टर तुम्हें मोटिवेट नहीं करेगा। वो तुम्हें ये नहीं बताएगा कि सब ठीक हो जाएगा। वो बस ये दिखाएगा तुम्हारे पास अब कौन सा कंट्रोल बचा है और कौन सा नहीं। रिक्लेमिंग कंट्रोल। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो एक बात साफ है, तुम अंधे नहीं हो, तुम बेवकूफ नहीं हो, और तुम अनअवेयर भी नहीं हो। तुमने सब देख लिया है। अब सवाल ये नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, सवाल ये है अब तुम क्या करोगे। रिक्लेमिंग कंट्रोल का मतलब ये नहीं होता कि तुम फाइट करो, ये भी नहीं होता कि तुम कॉन्फ्रंट करो, और बिल्कुल भी नहीं होता कि तुम किसी को एक्सपोज करो। असल कंट्रोल शोर से वापस नहीं आता, वो क्लैरिटी से लौटता है। सबसे पहले एक अनकंफर्टेबल सच स्वीकार करना पड़ता है। तुम्हें सिर्फ मैनिपुलेट नहीं किया गया, तुमने कई बार मैनिपुलेशन को एक्सेप्ट किया, डर से, थकान से, या अकेले पड़ जाने के डर से। ये ब्लेम नहीं है, ये रियलिटी है, और जब तक रियलिटी साफ नहीं होती कंट्रोल वापस नहीं आता। डेनियल स्मिथ इस किताब में एक लाइन लिखते हैं जो इस पूरे ऑडियो बुक का सार है। फ्रीडम इज नॉट द एब्सेंस ऑफ कंट्रोल, इट इज द प्रेजेंस ऑफ अवेयरनेस। मतलब तुम्हें किसी को हटाने की जरूरत नहीं, तुम्हें खुद को जागृत करने की जरूरत है। अब ध्यान दो, कंट्रोल वापस लेने का पहला स्टेप एक्शन नहीं है, पहला स्टेप है स्टॉप एक्सप्लेनिंग योरसेल्फ। जो तुम्हें समझना चाहता है उसे सफाई नहीं चाहिए, और जो तुम्हें कंट्रोल करता है वो एक्सप्लेनेशन को हथियार बनाता है। दूसरा स्टेप और भी अनकंफर्टेबल है, स्टॉप सीकिंग परमिशन। परमिशन बाहर नहीं मिलती, परमिशन अंदर दी जाती है। जिस दिन तुमने खुद को यह अनुमति दी, मैं किसी को जस्टिफाई नहीं करूंगा, उसी दिन कंट्रोल शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। तीसरा स्टेप सबसे साइलेंट होता है, स्टॉप शेयरिंग एवरीथिंग। हर सच हर किसी के लिए नहीं होता। कंट्रोल सिस्टम्स इंफॉर्मेशन से नहीं टूटते, वो साइलेंस से टूटते हैं। अब एक हार्श रियलिटी, तुम्हें क्लोजर नहीं मिलेगा, तुम्हें अपॉलॉजी नहीं मिलेगी, तुम्हें एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगा, और यही फ्रीडम की कीमत है। जो लोग कंट्रोल करते हैं वो कभी एडमिट नहीं करते। अगर तुम क्लोजर का इंतजार कर रहे हो तो तुम अब भी लूप में हो। रिक्लेमिंग कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि तुम सडनली स्ट्रांग बन जाओ, इसका मतलब है तुम क्लियर बन जाओ। क्लियर अबाउट क्या तुम्हारा है और क्या नहीं, कहां तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होती है और कहां मैनिपुलेशन शुरू होती है। अब एक लाइन ध्यान से सुनो, तुम्हें सबको छोड़ने की जरूरत नहीं, लेकिन तुम्हें खुद को छोड़ना बंद करना होगा। यही असली रिबेलियन है। अब आखिरी सवाल, क्या तुम तैयार हो ऐसी जिंदगी जीने के लिए जहां तुम्हें समझाया ना जाए, बस समझा जाए, जहां तुम्हें कंट्रोल ना किया जाए, बस रिस्पेक्ट मिले? अगर जवाब हां है तो तुम्हें किसी को अनाउंस करने की जरूरत नहीं, बस अलग तरह से रिएक्ट करना शुरू करो। इतना काफी है। अब ये ऑडियो बुक यहीं खत्म होती है। कोई म्यूजिक स्वेल नहीं, कोई सब ठीक हो जाएगा नहीं, क्योंकि सच ये है सब ठीक नहीं होता, सब क्लियर होता है, और क्लैरिटी के बाद इंसान पहले जैसा नहीं रहता। अगर ये ऑडियो बुक तुम्हें अनकंफर्टेबल लगी तो इसका मतलब इसने अपना काम किया, और अगर तुम ऐसी ऑडियो बुक सुनना चाहते हो जो एंटरटेन करने के साथ साथ तुम्हारी सोच को डिस्टर्ब करें, तो 7 PM ऑडियो बुक को अभी सब्सक्राइब करो। यहां हम कहानियां नहीं सुनाते, यहां हम पैटर्न्स एक्सपोज करते हैं। बाकी चॉइस अब तुम्हारी है। धन्यवाद।